हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गुरु कोचिंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। यह एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी इसका इतिहास के ऊपर, जिसका नाम हिस्टोरिका है। इसमें इन्होंने वर्णन किया है उस समय के सामाजिक व्यवस्था और ग्रीक के कुछ युद्धों का वर्णन किया है। यह एक लिखित वर्णन है, इसलिए इसे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस समय के जो घटनाएं थे उनको एकत्रित किया है इस बुक के अंदर, और इसे इसीलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। चलिए हम देखेंगे, अगर हमें अपने पास्ट को जानना है तो उसको जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है हमारे पास, जो एविडेंस है, वो एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन है। क्योंकि उस समय के लोगों की जो शिक्षा का जो पहचान था वह हर जगह पे अलग अलग था। लोग किस तरह से बोलते थे किसी को पता नहीं था, किस तरह से रहते थे किसी को पता नहीं है। कुछ छोटे बड़े लेख और प्रशस्ति लेख, दीवारों पे चित्र, गुफाओं में चित्र इत्यादि के साक्ष्य से हम पता लगाते हैं उस समय की विधि व्यवस्था का। देखिए, एक प्रणाली होती है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली। इस विधि के द्वारा हम यह पता लगाते हैं जो किसी वस्तु या सजीव का की आयु का निर्धारण हम कार्बन 14 के समस्थानिक से पता लगाते हैं। कार्बन का इसलिए इसमें प्रयोग करते हैं कार्बन 14 का, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी सजीव है, उसमें कार्बन अवश्य होता है और उसी का उपयोग करके हम उसकी आयु का पता लगाते हैं, जो वो कितना पुराना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि पहले जो हमारे होमोसेपियंस थे, मानव थे, वो शिकार करते थे जंगलों में और जानवरों को मारते थे और कच्चा मांस खाते थे, गुफाओं में रहते थे। ये सब तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला जो कालखंड को बांटा गया है वह बांटा गया है स्टोन एज पाषाण युग, ब्रॉन्ज एज कांस्य युग, आयरन एज लोह युग। इसको इसलिए बांटा गया क्योंकि हर एक एरा, जो हर एक कालखंड है, उसका एक अलग विशेषता है, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे आगे। स्टोन एज की पाषाण युग, ब्रॉन्ज एज कांस्य युग, इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पहले ज्ञात और प्रथम साक्ष्य आधारित सभ्यता थी। स्टोन एज को प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। ब्रॉन्ज एज को इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति माना गया है। इसे मेटा हिस्टोरिक एरा या आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आयरन एज को हिस्टोरिक एरा, ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए हम देखेंगे इनके एविडेंस। प्री हिस्टोरिक एरा, प्राग ऐतिहासिक काल में लैंग्वेज जो थे उनका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, स्क्रिप्ट का कोई एविडेंस नहीं है, लिखित रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन मेटा हिस्टोरिक एरा जो है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें जो लैंग्वेज है उनके साक्ष्य में मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, स्क्रिप्ट के भी साक्ष्य मिले हैं और लिखित एविडेंस भी मिले हैं। लेकिन इसकी जो लिपि थी, मेटा हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इसकी जो लिपि थी वो चित्रों पर आधारित थी, जब इसी कारण से अज्ञात है, नॉट रीडेबल, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। आयरन एज, ये काफ़ी ज़्यादा विकसित और तब तक मनुष्य काफ़ी विकसित हो चुके थे और ये लोहा और विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। आँख का भी खोज इस काल में हो चुका था और इसमें लैंग्वेज के साक्ष्य मिले हैं, स्क्रिप्ट के साक्ष्य मिले हैं, रिटन एविडेंस मिले और ब्राह्मी लिपि जो वर्णों पर आधारित थी और विभिन्न विभिन्न जगहों पे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लिपि का विकास हो चुका था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए जो इन अभी हमने जस्ट पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य का अभाव था जो हम अभी देख लिए। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, लेकिन लिपि जो थी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अपठित है, क्योंकि इसकी जो लिपि है यह अपठित है, इसको पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि सारे लिपि इसके जो है ना आद्य ऐतिहासिक काल के वो चित्रों पर आधारित है। इसीलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य है, प्रचुरता है और पठित है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का तब तक विकास हो चुका था और इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग के पास इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारा लाऊंगा और मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, ये स्टोन एज के अंतर्गत आता है। इसको 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। इसमें मनुष्य जो थे ना वो शिकारी थे, शिकार करते थे, कच्चे मांस खाया करते थे और गुफाओं में रहते थे। इसका जो साक्ष्य है, एविडेंस है, हमें हुसंगी जगह से मिला है और कुर्नूल जो कि कर्नाटक में एक जगह है वहां से हमें प्राप्त है, और भीमबेटका की गुफाओं से इसके शैलचित्र और दीवारों पर चित्र और कुछ अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में है ये भीमबेटका की गुफा। देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन इसको पता नहीं था आग का उपयोग किस तरह से करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं मेसोलिथिक, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण मेसोलिथिक इसको बोलते हैं, पशुपालन। इसमें मनुष्य थोड़ा सा विकसित हुए और वो कुछ घरेलू जानवरों के साथ रहने लगे, जैसे कुत्ता, और वो छोटे छोटे जानवरों के झुंड में रहने लगे। इसका जो साक्ष्य मिला है हमें बागोर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बागोर स्थान से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा जो साक्ष्य मिला है आदमगढ़, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए नेक्स्ट है नवपाषाण काल। ये सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है स्टोन एज में। इसमें जो है ना जो मनुष्य थे वो कृषि करना जान चुके थे, पशु को भी कुछ घरेलू पशु थे जैसे भेड़, कुत्ता, इन सभी से परिचित हो चुके थे। और इसका जो साक्ष्य है ये लाहौर देवा यूपी से लाहौर देवा जगह है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, वहीं से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है राइस, चावल के दाने। और दूसरा मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और नवपाषाण काल में आग का उपयोग हो चुका था, यूज ऑफ फायर। और आग का उपयोग किस तरह से करना था इनको पता था, ये मांस को पकाना भी जान चुके थे और बड़े जानवरों से बचने के लिए आग का बेड़ा चारों तरफ एक गोल चक्कर लगाकर बना लेते थे, जिससे बड़े जानवरों से इनको सुरक्षा मिल जाता था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ ये अभी पूरा पाषाण काल हमने अभी पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ाया, उसी के बारे में है ये। कुछ किताबों के कटिंग को मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी का जो समय है स्मार्ट पढ़ाई करने का, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और मैंने इन सारे कलेक्शन को एक जगह पे किया है जो
जो पिछले 2-3 सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पे सारे टॉपिक को तैयार किया हूँ, जो आपको लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो जो सेंट्रल लेवल पे आता है, चाहे वो बिहार हाई कोर्ट हो, किसी भी वैकेंसी के लिए, जीएस के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, कम समय में हमको ज़्यादा उत्पादन देना है। ये देखिए, नवपाषाण काल में लोग खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पशुओं के साथ साथ रहने लगे। आग का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि था, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। ये सब सारे चीज़ है, आप लोग इसको पढ़िएगा। अब आते हैं ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन है, यह प्रथम ज्ञात सभ्यता है जिसका ज़्यादातर हिस्सा सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था। मतलब ये पहली ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हमें जानकारी है, जो वहाँ उस समय का रहन सहन कैसा था, कैसे लोग रहते थे। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो था सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम पूर्ण रूप से दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खुदाई पूर्ण रूप से की गई, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, मानव द्वारा उगाई गई फसलों का क्रम, मानव ऐसा माना गया है, जो एविडेंसेज हमारे पास मिले हैं उससे माना गया कि मानव द्वारा उगाई गई फसलें जो है उसमें सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूँ, चावल, मक्का, इस तरह के क्रम में उगाए गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन था उस समय के लिए। तो अभी हमने पढ़ा है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक विशाल अन्नागार, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के मोहरे और कांसे बनाने का कारखाना, क्योंकि ब्रॉन्ज एज में जो है ना सिंधु सभ्यता के लोग कांसे बनाने में निपुण थे, क्योंकि जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसमें कांसा का लगभग प्रयोग किया गया है। और वहाँ से मोहरे भी प्राप्त हैं। विशाल अन्नागार है, अनाज को स्टोर करने के लिए वहाँ एक अन्नागार भी मिला है हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्थान है। इसकी जो खोज है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मानव अवशेष काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंध नदी के किनारे है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति और कांसे के एक नर्तकी आदि मिले हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं उस समय पशुपतिनाथ की पूजा हुआ करते थे। कांसा का नर्तकी मिले हैं। और यह जो है मोहनजोदड़ो, यह सूती वस्त्र का एक बहुत बड़ा उद्योग का जगह था। यहाँ से एक सभा भवन व दुर्ग के भी प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई लोथल। यह एक ऐसा जगह था जो पूरी तरह से डॉकयार्ड था, मतलब पूरा तरह से परिपूर्ण बंदरगाह था। बीच में देखते घर हैं, गांव हैं बसे हुए, और चारों साइड से एक नदी है जिससे व्यापार का माध्यम बना हुआ था। यह लोथल गुजरात भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सॉरी, ये एक बंदरगाह है, यहाँ से विशेषकर व्यापार किया जाता था।
यहाँ से धान की भूसी, मोहरे, कांस्य, चावल, खेल के रूप में शतरंज और जुआ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक और खास बात, लोथल से युग्म समाधि के अवशेष मिले, मतलब स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ उसके समाधि स्थल मिले हैं। लोथल जो है व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह था। यह एक वाणिज्य शहर था, हम देख ही सकते हैं क्योंकि बंदरगाह था यहाँ, तो व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र यही होगा। चलिए देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, जहां से जुते हुए खेत एवं हवन कुंड एवं कुएं, काली मिट्टी की चूड़ियां, ऊंट की हड्डियां, नापतोल के बट्टे आदि अवशेष मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत, जो खेती करते होंगे किसान, हवन कुंड, पूजा पाठ के लिए जो हवन कुंड करते होंगे उनका अवशेष मिला है, ऊंट की हड्डियां और नापतोल के बाट, जो वस्तु की खरीद बिक्री के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था, उसके अवशेष मिले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्थल है रोपड़। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो मानव का सबसे नजदीक का जो जानवर पालतू बना है वो कुत्ता है, और हो सकता है जो वो उस समय ऐसी प्रथा रही होगी, जो अगर दोनों को एक साथ दफनाया जाए तो वो स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट है रोपड़ से सेलखड़ी की बनी हुई मोहरे। सेलखड़ी एक पत्थर हुआ करते थे, उनके मोहरे मिली है। धौलावीरा एक जगह है जहाँ आयताकार नगर शैली थी, मतलब नगर का जो विकास हुआ होगा वो आयताकार रूप में हुआ होगा, और नगर 3 विभाग में विभक्त है, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ये हो सकता है जो कुछ लोग जो ज्यादा ऊपर के होते थे वो किला में रहते होंगे, जो मध्यम होंगे मध्य, जो सबसे निचले होंगे वो निचले स्तर के रहते होंगे, वो उस समय की नगर शैली की विधि व्यवस्था होगी। धौलावीरा से विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हो सकता है खेती के लिए जलाशय या जल प्रबंधन का उत्तम प्रबंध रखते होंगे, पानी पीने के लिए या कृषि के लिए। यहाँ से 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का साक्ष्य मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बनवाली। कार्नेलियन के मनके मिले हैं। ये एक विशेष प्रकार के मिट्टी से बने होते थे और जिसके ऊपर लाल रंग से पेंट किया रहता था। उनके हल्के आकृति के खिलौने मिले और मोहरे एवं बटखरे मिले हैं। ये सब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप जो है मातृ सत्तात्मक तथा था, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा। सिंधु सभ्यता में जो समाज था ना वो मातृ सत्तात्मक था, मतलब महिलाओं को ज्यादा ऊपर का दर्जा मिला हुआ था। और ये जो समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा एवं शिल्पकार। अब आते हैं भोजन। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। चलिए एक आप लोग के लिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। वेलकम टू एग्जाम गुरु कोचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो एंड क्वेश्चंस। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप आराम से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। ये पूर्णतः एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है अभी टीसीएस का नया पैटर्न उस पर आधारित है। यह हमारा कोचिंग का ही प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट है सुरकोदता। यह गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मैप, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। देखिए इसका जो नॉर्थ है, सिंधु सभ्यता का नॉर्थ जो भाग है वो मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। ईस्ट में यूपी आलमगीरपुर तक है, और साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र तक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। ये देखिए ये रहा मेरा सिंधु नदी तंत्र।
ये जितना डॉटेड देख रहे हैं ये सारा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसको और अच्छे से देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। देख लीजिए, ये कुछ पेपर की कटिंग है जो मैंने आप लोगों के लिए लगाया है। ये मेरा कोचिंग है, एग्जाम गुरु कोचिंग, ये उसी का स्टडी मटेरियल है। आप लोग धीरे धीरे हमसे जुड़े रहिए, देखिए आप लोगों का काफी बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक था, हम पहले ही बता सके, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखिए चित्रों पर आधारित है, इसको पढ़ना काफी मुश्किल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सर्वप्रथम 1861 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसका पहला निदेशक जो है जॉन कनिंघम को माना गया था, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया। तो इसको फिर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे बनाया गया। ऐसे विधेयक 1902 में ही मिल गया था जो बनाना, लेकिन 1904 में एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके इसको पारित करके भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसलिए हम ऑप्शन में 1904 को ही टिक करेंगे। और इसका जो पहला निदेशक था वह जॉन मार्शल था और इन्हीं के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसीलिए फर्स्ट महानिदेशक अगर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का बोला जाए तो वहां हो जाएगा जॉन मार्शल और जनक में जॉन कनिंघम हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा सा नोट, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो इसको हम देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। द्रविड़ का मतलब होता है वो छोटे किसान और जो पशुपालन से संबंधित रहते हैं। ये लड़ाकू नहीं होते आर्यों की तरह, ये लड़ना नहीं जानते थे उस तरह से, काफी सज्जन कहा जा सकता है तो बोलते हैं। सिंधु निवासी जो है ना पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे और सिंधु सभ्यता के लोग कांसा से परिचित थे। हमने भी बताया कि वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ तांबा और के काफी विशेष औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना मेसोपोटामिया ये समकालीन थी और इसका व्यापार भी मेसोपोटामिया के साथ होता था। सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा करती है, यह एक मातृसत्तात्मक समाज था, तो हम बता ही दिए हैं। और यहाँ की सड़कें जो है ना काफी पक्की ईंटों से बने हुए थे और ये पूरे तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड शहर था। इसका जो घर का रास्ता था वो मुख्य द्वार से पीछे की ओर हुआ करते थे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। देखिए एक्स्ट्रा नोट्स, इसको समझना इसलिए जरूरी है, चलिए इसको हम आपको पेन से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ल्स मेसन के बारे में बताया गया। चार्ल्स मेसन एक ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस पुरानी सभ्यता का खोज किया, लेकिन इन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा कार्य किया नहीं। उसके बाद फिर 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाने की बात आई तो उस समय जॉन कनिंघम को यह कार्य दिया गया। तो उन्होंने देखा जो विभिन्न प्रकार के ईंट, विभिन्न प्रकार के तांबों से बने हुए औजार उनको उस रास्ते में मिल रहे हैं। तो इन्होंने जाकर के इसी क्रम में 1861 में जॉन अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो वहीं से इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से खोज नहीं पाए। फिर 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुनः जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया और 1921 में जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इसीलिए फर्स्ट महानिदेशक अगर बोला जाए तो हम बोलेंगे जॉन मार्शल को और जनक बोलेंगे जॉन कनिंघम को, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। अब देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, मैं एक एक्स्ट्रा नोट आपको बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मानव द्वारा उपयोग की गई धातु तांबा। तांबा के विभिन्न औजार हैं जो उसमें यूज किए जाते थे। मानव द्वारा पालतू बनाया गया सर्वप्रथम जानवर कुत्ता है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी है, जो तांबा से बना हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभिलेख। अभिलेख से हमें प्राचीन भारत का इतिहास और विश्व का भी इतिहास का पता चलता है। एक बोगज कोई एपिग्राफ है जिसको मध्य एशिया से डिस्कवर्ड किया गया। इसमें उस समय के कुछ देवी देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र, वरुण, और इसमें बताया गया है इस एपिग्राफ में इंद्र और वरुण ने को साक्षी मान करके वहां पे कुछ लोग शपथ ले रहे हैं, उसका व्याख्या है इस एपिग्राफ में। तो हम कह सकते हैं तो उस समय देवी देवताओं से लोग परिचित थे। देखिए, सबसे लास्ट का आता है मेरा आयरन एज, लोह युग, और ये सबसे विकसित था। इसमें लोग तांबा, कांसे और लोहे के अलावा कुछ अन्य ठोस धातुओं के बारे में जानते थे, और इससे विभिन्न प्रकार के यूटेंसिल्स बनाते थे। जैसे देखिए, तीर बनाते थे, कढ़ाई, और धीरे धीरे लोहे का प्रयोग फैलने लगा। उसके बाद इनका पहियों का रूप में प्रयोग होने लगा, और विभिन्न विभिन्न जगहों पे, पृथ्वी के, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में लोहे का प्रयोग होने लगा, और ये काफी ज्ञात सब। आयरन एज में लिपि की भी जानकारी हो गई थी, लोग एक दूसरे के भाषा को समझने लगे थे। चलिए अब नेक्स्ट हम इनको पढ़ने के बाद आप मेरा इस क्वेश्चन, ये जो मेरा कोचिंग है, इनका ही क्वेश्चन पेपर है जो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और यही इतना इम्पोर्टेंट होता है, इसको यूट्यूबर्स नहीं समझते हैं। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद 20 से 25 क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। मैंने इसको तैयार किया है, इसको आप लोग इस टेस्ट को दीजिए, और इसके नीचे में आप लोग खुद से आंसर मिलाएगा, सबका नीचे में आंसर रहेगा सबसे लास्ट के पीडीएफ पे। इसका लिंक आपको दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर के इसको ले लीजिएगा। इसको पूरा इस नोट्स को पढ़िएगा। मेरा वादा है आप लोगों से, जो हम 11 से 12 वीडियो में पूरा तरीका से हिस्ट्री को ख़त्म कर दूंगा, और 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब तक के एग्ज़ाम में आए हैं महत्वपूर्ण, उन सभी का मैं एक पीपीटी तैयार करके शॉर्ट नोट्स आप लोग को दूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।